Okay, so in previous class we saw about passive and active processes. So the main processes in passive process are diffusion and carrier mediated transport. These are two passive processes. After that, there are active processes that requires energy or ATP, and they also have carrier mediated transport and vesicular transport. Okay, once we go through the simple diffusion, so simple diffusion में simple है, जिस चीज की मात्रा एक जगह पे ज्यादा है और दूसरी जगह पे कम है, तो वो ज्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह पे मूव करती है, ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. इट इज द मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस. ये सबसे इजी प्रोसेस होता है. ठीक है. इसमें मोस्टली जो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स मूव करते हैं वो होते हैं O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये दोनों इसमें मूव करते हैं सिंपल डिफ्यूजन में. देन वी हमने देखा फैसिलिटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेड डिफ्यूजन में चैनल प्रोटीन में है. चैनल प्रोटीन वो नॉन सेलेक्टिव होते हैं. ओके. चैनल प्रोटीन लेस सेलेक्टिव होते हैं किसके कंपैरिजन में? कैरियर कैरियर प्रोटीन के. ओके. सो अभी भी आप में से किसी एक को डाउट था, सो प्लीज उसको माइंड में क्लियर कर लीजिए दैट चैनल प्रोटीन आर लेस सेलेक्टिव देन कैरियर प्रोटीन. सो चैनल प्रोटीन कम सेलेक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू, अगर हम कंपेयर करें कैरियर प्रोटीन से. ओके. Okay, sir. Then comes osmosis. Osmosis is, in simple terms, it is diffusion of water against concentration gradient. So जब भी वाटर अपनी कम मात्रा से अपनी ज़्यादा मात्रा वाली जगह से कम मात्रा वाली जगह पे जाता है, या ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. Active transport we have seen. So sodium potassium pump is the common example जो हमने कल देखा भी था. So 3 molecules of sodium goes out of the cell. 3 molecule सोडियम के सेल के बाहर जाते हैं, तो 2 molecule सोडियम के सेल के अंदर आते हैं. और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें ATP की नीड होती है. ATP मतलब एनर्जी. So it requires energy. Okay. It requires energy. Then we saw secondary active transport. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि ग्लूकोज की मूवमेंट के लिए सोडियम आयन हेल्प करता है, और थ्रू कैरियर प्रोटीन ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, और फिर सोडियम को बाहर जाने के लिए अगेन ATP की नीड होती है और पोटेशियम अंदर आता है सेल के अंदर. सो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. देन वी टॉक्ड अबाउट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. We talked about vesicular transport. So in vesicular transport we see there are two type of processes, endocytosis and exocytosis. ठीक है. एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. तो जब भी हमने एंडो की बात करी तो एंडो का मतलब था सेल के अंदर आना, और एक्सोसाइटोसिस का था सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होना. ठीक है. सो एंडोसाइटोसिस इज द फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट in which a cell envelops extracellular materials using its cell membrane. तो इसमें सेल मेम्ब्रेन का यूज करके किसी पार्टिकल को अपने अंदर समाहित कर लेना is known as endocytosis. So phagocytosis में क्या होता है? कौन से पार्टिकल्स को लेके जाते हैं? लार्ज पार्टिकल, large particles, और पिनोसाइटोसिस में स्मॉल पार्टिकल, small particles, स्मॉल small पार्टिकल्स. particles, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में वो लिगैंड selective होता है. सेलेक्टिव होता है. ओके.
वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हम करते कब है, कब इसकी नीड होती है? जब ज्यादा ही बड़े जब पार्टिकल्स हो, जैसे ग्लूकोज से ही बड़े। लार्ज अमाउंट में लार्ज अमाउंट में कुछ पार्टिकल्स को एक साथ लेके आना हो सेल के अंदर। ओके, वेरी गुड। सो इतना हमने कल देखा था। एक्सोसाइटोसिस is similar to the endocytosis but in reverse. Now we will be seeing cell organelles. तो सेल और सेल्यूलर ऑर्गेनेलेस का मतलब है जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, आप में से किसी का फोन बज रहा है, सो प्लीज काइंडली म्यूट दैट। आपको अगर कुछ पूछना होगा आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इससे सबको डिस्टरबेंस कम होगा। ओके, सो अब सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं हमने देख लिया कि सेल के बाहर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और उसके फंक्शंस भी देख लिए, उसमें से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो भी देख लिया। नाउ सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो धीरे धीरे देखते हैं। ओके, तो उनको देखते हैं एक बार। ओके, तो ओके, सो सेल ऑर्गेनेलिस। सो अब आपको ये बता दूं कि ये सेल एक स्ट्रक्चर दे रखा है, जरूरी नहीं है हर सेल में सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, फर्स्ट थिंग, ठीक है? सो ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। सो आप इस डायग्राम को आसानी से देख सकते हैं, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर शो कर रखे। सो साइटोप्लाज्म, हम जब से भी बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की ही बात करते हैं जब भी हम सेल के इनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो साइटोप्लाज्म। देन देयर आर सम वैक्यूल्स जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे, तो वैक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ओके, देन इसके बाद में आते हैं आपके पेरिओक्सोम, पेरोक्सोम, सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल भी हमने पिछली स्लाइड में देखे थे, ये एक्सोसाइटोसिस में काम आते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम। सिमिलरली वी हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम, दोनों में डिफरेंस हम आगे देखेंगे। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रोसोम्स, microtubules, plasma membrane we have discussed, mitochondria, intermediate filament. So there are two microfilaments and intermediate filaments, ribosomes and lysosomes, दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, गोल्गी एब्रेटस एंड गोल्गी वेसिकल्स। सो ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, सबको हम धीरे धीरे एक एक करके आगे देखते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम होते हैं और रेटिकुलम होते हैं। फर्स्ट इज रफ, सेकंड इज स्मूथ। फर्स्ट इज रफ एंड सेकंड इज स्मूथ। एक होता है रफ एंड दूसरा होता है स्मूथ। The ER is a endoplasmic reticulum is a bending network of thin membranous sac found in close association with cell nucleus. The smooth and rough endoplasmic reticula are very different in appearance and function. Rough
ER is studied with numerous ribosomes, which are sites of protein synthesis. Smooth ER synthesis, phospholipids, steroid hormones, regulates the concentration of calcium metabolized is some cellular calcium, metabolizes some carbohydrates, break down certain toxins. ओके, सो ये था ER के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ खासियतें हैं, वो हम धीरे धीरे देखते हैं। पहली चीज, ये आपके न्यूक्लियस से क्लोजली अटैच्ड होते हैं। सो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस के आसपास जितना भी आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसमें ही आप देख सकते हैं रफ भी है और स्मूथ भी है, दोनों ही पार्ट इसी में है। ठीक है, सो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि रफ कौन सा है और स्मूथ कौन सा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम्स। राइबोसोम। ओके, राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स की वजह से ही दोनों में डिफरेंस आता है। अब राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, वेरी गुड, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है बनाना। ठीक है, तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो प्राइमरी साइट होता है स्मूथ ओ रफ ER। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो ये होता है आपके रफ ER का काम। नाउ कम्स स्मूथ ER। स्मूथ का मतलब है जिसपे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। सो उनका काम होता है फॉस्फोलिपिड्स को बनाना, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स को बनाना, सेल में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करना, सेल में कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करना मतलब कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ओके, किसी कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करना मतलब ब्रेक डाउन करना। ओके, सो ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ब्रेक डाउन सर्टेन टॉक्सिन्स आल्सो। सो इसका काम आप अब इससे समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, ER की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर सेल में ER नहीं होगा या फंक्शन सही से नहीं करता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। फर्स्ट थिंग, प्रोटीन सिंथेसिस। सो प्रोटीन सेल के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया है, और आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी देखा है कि प्रोटीन कैसे सेल को हेल्प करता है उसके फंक्शन करने में। ओके, तो प्रोटीन अगर सिंथेसिस नहीं होगा सो आपकी सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हैम्पर होता है। हैम्पर का मतलब है सही से नहीं हो पाता है, और अगर सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा, और जो उसको वेस्ट बाहर भेजना है वो भी अच्छे से नहीं जा पाएगा, तो सेल का होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं होगा। सो दोनों ही कंडीशंस में सेल के लिए ही नुकसान है, अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तब भी, और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं जाएंगे तब भी। ओके, सो जब भी हम ER की बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, सो प्रोटीन सिंथेसिस एक प्राइमरी साइट्स होती है राइबोसोम्स में, और राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है? मोस्ट ऑफ द राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ राइबोसोम्स सेल के अंदर फ्रीली भी होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, जो हम इधर देख सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, सो मोस्टली आप देखोगे सेल के जो राइबोसोम्स हैं वो सारे कहाँ पर प्रेजेंट है? ER पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। लेकिन कुछ राइबोसोम्स फ्रीली भी अवेलेबल है सेल के अंदर। ओके, लेकिन मोस्टली कॉन्सेंट्रेशन उनका ER के पास है।
ठीक है. नेक्स्ट कम गोल्गी apparatus. Golgi apparatus. Okay. Next structure is Golgi apparatus. So Golgi apparatus manipulates products from the rough air and also produces new organelles called lysosomes. Proteins and other products of AR are sent to the Golgi apparatus, which organizes, modifies, packages, and tags them. Some of these products are transported to other areas of the cell, and some are exported from the cells through exocytosis. Enzymatic proteins are packaged as new lysosomes or packaged and sent for fusion with existing lysosomes. So इसका मतलब क्या है, अब धीरे धीरे एक एक लाइन करके देखते हैं. सो गोल्गी apparatus की लोकेशन कहाँ पर है? ये भी न्यूक्लियस के पास में ही होती है मोस्टली. ओके. गोल्गी apparatus की अगर आप लोकेशन देखें तो ये भी जस्ट न्यूक्लियस के पास ही है और ER के भी पास में है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में ही आपका ER भी प्रेजेंट होता है. सो गोल्गी apparatus का फंक्शन क्या है? गोल्गी apparatus सिंपल स्ट्रक्चर है. वो सारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो जो वो प्रोडक्ट को बनाता है, चाहे वो प्रोटीन्स हो, ठीक है, सो उनको इकट्ठा करके अपने पास रखता है गोल्गी apparatus. सो जो भी स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स या कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स, वो सारे गोल्गी apparatus के पास आ जाते हैं. ओके. गोल्गी apparatus उन स्ट्रक्चर्स को अपने पास रखता है और डिसाइड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर जाएगा. सो जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, वेदर इट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर प्रोडक्ट ऑल्सो, वो सारे प्रोडक्ट्स गोल्गी apparatus के पास में आते हैं. गोल्गी apparatus डिसाइड करता है कि इन प्रोडक्ट्स का हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. ओके. इन प्रोडक्ट्स का हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. सो एक काम जो वो सबसे पहले करता है, वो लाइसोसोम्स बनाता है. क्या बनाता है? लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स. लाइसोसोम. Okay. Proteins and other products of the ER are sent to the Golgi apparatus, which organizes, तो उनको organize करता है, modify करता है, and package करता है, and tags them. So ये proteins and other products को अपने पास में लेता है, बुलाता है, उनको एक तरीके से organize करता है कि कौन सी चीज़ के कहाँ पर ज़रूरी है, जिसकी नीड कहाँ पर है, और फिर उसके हिसाब से उनको वहाँ पर भेजता है. जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है डायग्राम में, अगर आप क्लोजली देखेंगे. सो प्रोटीन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ, गोल्गी apparatus में आया, वो ट्रांसपोर्ट होके गोल्गी apparatus से वेसिकल के थ्रू, सो हमने यहाँ पर देखा था वेसिकल बनता है. ये वेसिकल बना रहा कौन है? ये वेसिकल आपका गोल्गी apparatus ही बना रहा है. ओके. और ये वेसिकल के अंदर क्या है? प्रोटीन है. ओके. प्रोटीन को सेल के बाहर भेजना है, तो इन्होंने यूज करा एक्सोसाइटोसिस को. इसको यूज करा, कौन सा प्रोसेस यूज करा? एक्सोसाइटोसिस. सो इसमें प्रोटीन भी हो सकता है और कोई प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं. सो मेनली गोल्गी apparatus का काम है, जितने भी आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट सिंथेसिस होते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करना सेल के अलग अलग पार्ट्स में, या फिर सेल के बाहर. ओके. या फिर सेल के बाहर. दूसरा फंक्शन है लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन. लाइसोसोम्स का प्रोडक्शन. लाइसोसोम्स प्रोडक्शन. सो enzymatic proteins are packaged as new lysosomes or packaged and sent for fusion with existing lysosomes. तो enzymatic proteins को पैकेज करके ये लाइसोसोम्स बनाता है, और उसे हम आगे भी देखेंगे कि लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, क्यों बनाया जाता है उसको, तो उसको हम आगे देखेंगे. तो गोल्गी apparatus के फंक्शन क्या क्या है? लाइसोसोम को प्रोड्यूस करना और
ईआर से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको आगे ट्रांसपोर्ट करना, मेंटेन करना। ओके, ठीक है। देन कम्स लाइसोसोम्स। सो अभी हमने बात करी लाइसोसोम्स कौन बना रहा था, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। सो गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स बना रहा था। नाउ इनके फंक्शन क्या होते हैं, लाइसोसोम्स के फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं। A lysosome may fuse with the membrane of another organelle such as mitochondria. This activates the enzymes and begins the digestion of lysosomal contents. This begins the digestion of lysosomal contents. So lysosomes है, तीन इसके मेन फंक्शन हो सकते हैं। आप देख सकते हैं बीच में इसमें लाइसोसोम दे रखे हैं, वेट अ सेकंड। सो ये आपको लाइसोसोम दे रखे हैं, ये आपका गोल्गी एपरेटस था, ये यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर बीच में ये सेल में आ गया। सो इनकी लोकेशन जो होती है सेल के अंदर होती है। ओके, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल। सो ये सेल में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पर दिखा रखा है लाइसोसोम का प्रोडक्शन। लाइसोसोम का प्रोडक्शन इसमें जो होते हैं वो होते हैं इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं किसके अंदर, लाइसोसोम्स के अंदर। लाइसोसोम्स के अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। सो ये जाता है किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया से ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में ये फ्यूज होता है और उसके जो एंजाइम्स थे, जो लाइसोसोम्स के एंजाइम थे, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, सो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कोई और स्ट्रक्चर भी हो सकता था, कोई और ऑर्गेनेलिस भी हो सकता था। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए है कि कैसे होता है। सो लाइसोसोम ने माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में अटैच हुआ, फ्यूज हुआ। जो इसके एंजाइम्स थे वो इनएक्टिव थे, मतलब इनएक्टिव का मतलब है जो अभी काम नहीं कर रहे, जिनका अभी काम नहीं हो रहा है। ओके, इनएक्टिव मतलब जो अभी काम नहीं कर रहे। जैसे ही ये फ्यूज होता है ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही लाइसोसोम किसी दूसरे ऑर्गेनेलिस के साथ में फ्यूज होता है। As digestion occurs, nutrients are reabsorbed for recycling. As digestion occurs, nutrients are reabsorbed for recycling. So, लाइसोसोम्स का काम होता है जिस भी ये ऑर्गेनेलिस के साथ में अटैच हो रहा है उसका डाइजेशन करना, उसको डाइजेस्ट करके बाहर भेज देना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको बाहर भेज देना। सो माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट हुआ, जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स निकले डाइजेशन के बाद में, डाइजेशन के बाद में ही वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते। ये तो नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी हमने देखा है, जब भी डाइजेशन होता है उसी के बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते। सो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में अटैच हुआ, एंजाइम्स एक्टिवेट हुए। जैसे ही एंजाइम्स एक्टिवेट हुए डाइजेशन शुरू हुआ। डाइजेशन शुरू होने के बाद में जो प्रोडक्ट्स सेल के लिए नेसेसरी थे, न्यूट्रिएंट्स जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट, बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर भेज दिया गया। सो waste products and debris are ejected from the cell when the vesicle fuses with plasma membrane. Vesicles contain fluids or solids may form at the surface of the cell. So waste products सारे बाहर भेज दिए। सो पहला काम जो लाइसोसोम्स का है वो क्या है, अगर इसे हम आसान भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में बोलें तो लाइसोसोम का पहला फंक्शन क्या है, डाइजेशन। तो इसका बेसिक फंक्शन है डाइजेशन करके वेस्ट प्रोडक्ट को सेल के बाहर भेजना। ओके, सो लाइसोसोम्स का बेसिक फंक्शन है सेल्स में जो भी स्ट्रक्चर
प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जिनका नीड खत्म हो जाता है, जिसका नीड नहीं होता है अब सेल को, उनको डाइजेस्ट करके उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल के बाहर भेजना, ये लाइसोसोम्स का काम है। ओके, सो लाइसोसोम्स का काम है जो भी सेल ऑर्गेनेलीज, जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज, इतने सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, अगर उनका काम पूरा हो जाता है तो उनको डाइजेस्ट करके सेल के बाहर भेजना। ठीक है, तो इस केस में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में देखा, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो वैसे ही ये दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ में भी होता है। नाउ कम्स second function of lysosome. A lysosome may also fuse with a vesicle containing fluid or solid materials from outside the cell. A lysosome may also fuse with a vesicle containing fluid or solid materials from outside the cells. ओके, सो कल हमने देखा था एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, हमने ये दो चीजें देखी थी। सो वेसिकल्स बनते हैं पिनोसाइटोसिस एंड रेसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में, ये भी हमने देखा था ना। ये वेसिकल्स जो है सेल के अंदर ही आते हैं, सेल के अंदर ही आते हैं ना, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है। अब इन वेसिकल्स का क्या प्रोसेस होगा सेल के अंदर जाके, इनका क्या मतलब डाइजेशन कैसे होगा, वो सारा काम कौन डिसाइड करता है? लाइसोसोम्स। ओके, सो वेसिकल बन के अंदर आया, यू कैन सी इन दिस डायग्राम वेसिकल्स थे, वेसिकल्स कंटेनिंग फ्लूइड और सॉलिड में फॉर्म एट द सरफेस ऑफ द सेल। सो वेसिकल बना, वो सेल के अंदर भी आ गया, एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस है। लाइसोसोम उससे जाके अटैच हुआ, लाइसोसोम वेसिकल के साथ में अटैच हुआ, उसके जो इनएक्टिव एंजाइम्स थे वो एक्टिवेट हुए। ठीक है, जैसे ही वो एक्टिवेट हुए, जो भी प्रेजेंट था उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स, फ्लूइड पार्टिकल्स, उसको ब्रेक डाउन करा लाइसोसोम ने। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ा, मेटाबोलाइज करा, तोड़ा। So as the materials or pathogens are broken down by lysosomal enzymes, released nutrients are absorbed. So जो भी उस वेसिकल को, उस वेसिकल के अंदर पार्टिकल था, उसको हमने ब्रेक डाउन करा लाइसोसोम्स की हेल्प से। लाइसोसोम्स उससे जाके अटैच हुए, एंजाइम्स ने उस पर वर्क करा। एंजाइम्स का काम ही यही होता है, मैं एक और बार इसको क्लियर कर देता हूँ। लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स का काम होता है किसी भी प्रोसेस को हेल्प करना, उसकी स्पीड बढ़ाने में, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में या घटाने में। सो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, ब्रेक डाउन को बढ़ाते हैं। ओके, सो लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। वो जब किसी से फ्यूज होता है लाइसोसोम जाके, तब वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं क्या मतलब? अपना फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। सो एंजाइम्स का फंक्शन होता है किसी भी पार्टिकल, किसी भी प्रोसेस का मेटाबॉलिज्म या तो बढ़ाना या घटाना। मोस्टली केसेस में, ज़्यादातर ये प्रोसेस एंजाइम जो है ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। सो मेटाबॉलिज्म में होता क्या है? ब्रेक डाउन। सो यहाँ पर जो पार्टिकल था वो सिंगल आपको दिख रहा है, जैसे ही लाइसोसोम ने उस पर एक्ट करा, वो ब्रेक डाउन होने लग गया, वो ब्रेक डाउन होने लग गया। ब्रेक डाउन होते ही जो सेल के लिए नीड था, उस पर्टिकुलर वेसिकल में जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट था, वो सेल ने रीएब्जॉर्ब कर लिया और बाकी पार्टिकल्स को वापस बाहर भेज दिया, बाकी पार्टिकल्स को बाहर भेज दिया थ्रू एक्सोसाइटोसिस, थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, सो लाइसोसोम्स का एक फंक्शन ये भी है कि वो जितने भी आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं सेल के अंदर, उनमें हेल्प करते हैं। सो ब्रेक डाउन करके जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सेल में रीअब्जॉर्ब कराने का काम भी लाइसोसोम्स करते हैं। ओके, देन थर्ड फंक्शन, फंक्शन 3, lysosome membrane may break down following injury to or death of the cell. The digestive enzymes become active and then attack the cytoplasm in a destructive process
known as autolysosis. For this reasons, lysosomes are also sometimes called suicide packets. Lysosomes are also called suicide packets. तो तीसरा फंक्शन जो है, और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है, ओके, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन भी है, इसको प्लीज हमेशा याद रखना। लाइसोसोम्स जब भी कभी सेल को इंजरी होती है, सेल इंजरी होती है, सेल डैमेज होता है, तो ये खुद को, जो इसकी खुद की मेम्ब्रेन थी प्रेजेंट थी, उसको डिसॉल्व कर देता है। ओके, उसको ये डिसॉल्व कर देता है। अब डिसॉल्व करते ही जो इसके एंजाइम्स थे अंदर प्रेजेंट, वो सेल के अंदर आ जाते हैं, सेल के अंदर विदाउट एनी मेम्ब्रेन घूमने लगते हैं। अब एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और वो सेल को ही अटैक कर देते हैं। जो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म, उसको अटैक कर देते हैं और उसका डाइजेशन शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो सेल का पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो उसे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोलाइसोसिस। क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसोसिस। और इसी रीजन की वजह से हम इसे बोलते हैं सुसाइड पैकेट्स। लाइसोसोम्स को कभी कभी हम बोलते हैं सुसाइड पैकेट्स। ठीक है, सो इसका एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपैरेटस में कोई प्रॉब्लम है? अभी किसी को समझ नहीं आया हो इनका फंक्शन क्या होता है? सो लाइसोसोम्स में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं इसके फंक्शन से। सो इसका मेन फंक्शन, जो सबसे लास्ट फंक्शन हमने अभी पढ़ा, उसको पहले डिस्कस करते हैं। कई बार सेल को डैमेज हो जाता है, तो सेल को, अब आपको ये पता है हमारी बॉडी में रोज सेल बनते हैं और रोज सेल डेथ होती है, तो दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, न्यू सेल्स फॉर्मेशन भी होती है एंड सेल डेथ भी होती है। फर्स्ट थिंग, कुछ सेल्स को अगर डैमेज हो जाता है, अगर डैमेज होता है, तो लाइसोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो सेल लाइसोसोम मेम्ब्रेन है, वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब है उसको तोड़ देते हैं। जैसे ही वो टूटती है, ब्रेक डाउन होती है सेल की, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, तो जो उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेल के अंदर एक्टिव हो जाते हैं और जो सेल का साइटोप्लाज्म है, उसी को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म को एंड अदर स्ट्रक्चर्स को ये डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो होता है, सेल डेथ हो जाती है। सेल डेथ इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सेल डेथ इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन सेल डेथ इम्पॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए। किस चीज को? सेल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, कि आपकी बॉडी में एक नंबर होता है सेल्स का, हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक टिश्यूज का, कि सेल्स उसमें अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, ज़्यादा सेल डेथ हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें एक बैलेंस बना के, इक्विलिब्रियम बना के रखना पड़ता है कि सेल ग्रोथ भी ज़्यादा ना हो, सेल डेथ भी ज़्यादा ना हो, तो उसमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है, और उसी में वो लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं टू प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसोसिस। सो सेल डेथ का प्रोसेस जो है, उसे हम बोलते हैं ऑटोलाइसोसिस। ओके, फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन, जो सेल में वेसिकल्स आते हैं, जो सेल्स में एंडोसाइटोसिस के थ्रू वेसिकल्स बनकर आते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म भी लाइसोसोम्स करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म भी लाइसोसोम्स करते हैं। फंक्शन थर्ड, लाइसोसोम किसी भी स्ट्रक्चर के साथ में, सेल के अंदर इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से किसी के भी साथ में अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद में वो उनके साथ में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद में एंजाइम्स उन पे वर्क करना शुरू करते हैं और डाइजेशन शुरू होता है। जो पार्टिकल्स सेल को लगता है कि उसके लिए ज़रूरी है, वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है वो सेल के बाहर भेज दिया जाता है।
तो लाइसोसोम्स एक तरीके से आप ये कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म में काम आता है। सेल का जो मेटाबॉलिज्म है सारा वो लाइसोसोम्स के थ्रू होता है, ठीक है। जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो सारा लाइसोसोम्स के थ्रू होता है। The next structures we will be discussing in next class, which will be in around 15 minutes. So I will be sharing the link once again, and I will be sharing IE NCRP questions and Google Form link in 2 minutes. So please do attempt them and attend the next class also. Okay. अगर किसी Okay, को sir. कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, Okay, sir. थैंक यू सर। Okay, sir. So someone has joined right now.